इश्क बगावत, दिल संभल जा ज़रा, एपिसोड नंबर 5। अब तक आपने पढ़ा। सौम्या ने सोच लिया था कि आज वो हर किसी को जवाब देकर रहेगी। जिसने भी उसे कमज़ोर समझने की गलती की है वह सबको मुंह तोड़ जवाब देकर सब बताकर रहेगी कि वह कमज़ोर नहीं है। अपनों की खातिर, रिश्तों की खातिर अगर वह चुप रहती है तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी आकर उसका फ़ायदा उठा ले जाएगा। सौम्या ने सानिया और सानिया की फैमिली, यहाँ तक कि अपने भैया भाभी को भी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही में सौम्या की भाभी तो सौम्या के शब्द सुनकर आग बबूला हो गई। तभी सौम्या अपनी भाभी को भी सुनाते हुए बोली। आइए देखते हैं सौम्या जी ने अपनी भाभी को क्या करारा जवाब दिया है। अब आगे। सौम्या जी ने इतना कहा तो रागिनी जी ने सौम्या जी का हाथ पकड़ लिया और हाँ में सर हिलाते हुए इशारा किया। सौम्या ने अपनी भाभी की तरफ देखा और बोली। सौम्या जी बोली, भाभी आपने ये शादी इसलिए करानी चाहिए थी ना ताकि सानिया राजस्थान की हुक्मरानी सा बन जाए। पर सच कहूँ इसमें वो एक भी गुण नहीं है जो राजस्थान की हुक्मरानी सा बनने लायक हो। और एग्जाम्पल तो मैं क्या, यहाँ जितने भी लोग हैं सब इस वीडियो को देखकर समझ ही गए हैं। तो मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ, क्या आप लोग ऐसी लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहेंगे? बीवी तो छोड़िए, क्या आप ऐसी लड़की को हुक्मरानी सा के पद पर देखना चाहेंगे? जिस लड़की का चरित्र इतना गिरा हुआ हो, अगर यह उसका अतीत होता तो ये हमें सामने से आकर बताती तो हम इसकी मदद करते, इसे सपोर्ट करते। लेकिन इसने तो सामने से झूठ कह दिया है। यह लड़का और सानिया के बीच जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ इन दोनों की आपसी रजामंदी से हो रहा है। जैसे ही वहां खड़े लोगों ने यह सुना तो हर किसी ने बातें बनानी शुरू कर दी। सानिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। सानिया की फैमिली भी इस समय सदमे में आ चुकी थी। तभी सानिया ने अपना लास्ट पासा फेंका। शायद यह पासा उसका अंतिम पासा था। उसने अथर्व की तरफ देखा और फिर अथर्व के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोली। सानिया बोली, अथर्व तुम तो मेरा यकीन करो ना, तुम्हारी चाची जो बोल रही है वो सब झूठ है। मैं सच कह रही हूँ, ये वीडियो नकली है। और तुम तो मुझे जानते हो ना, आखिर हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? मैंने सिर्फ एक लड़के से प्यार किया है और वो तुम हो। और आज से नहीं, मैंने बहुत साल पहले तुमसे ये कहना था लेकिन मैं कह नहीं पाई। मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ। जब से प्यार को जाना है तब से यही जाना है कि प्यार सिर्फ तुम हो। अथर्व ने थोड़ी सी मन ही मन में आह भरी। सानिया ने जैसे ही यह देखा कि अथर्व उसके प्यार में पिघल रहा है और उसकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड है तो उसने फिर से अथर्व को अपने झूठ में लपेटने के लिए नकली बातें बोलनी शुरू कर दी। पर सानिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही अथर्व ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद सानिया को तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। लेकिन कई ऐसे लोग थे जिनके चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी और चेहरा पूरी तरीके से खिल चुका था। लेकिन अथर्व कुछ करता उससे पहले ही गुनगुन, जो कि इस तमाशे की करता धरता थी, वह बोल उठी। उसे पता था अगर उसने आग में घी अभी नहीं डाला तो शायद ये आग बुझ जाएगी। इसलिए सानिया किसी भी हालत में यह शादी को रोकने नहीं दे सकती थी। और गुनगुन सानिया को एक मौका नहीं देना चाहती थी कि वो किसी को भी इम्प्रेस करने का कोई मौका छोड़े। तभी गुनगुन सानिया की तरफ देखते हुए सानिया से बोली। गुनगुन बोली, बहुत अच्छा खेल खेला तुमने। कैसे एक अमीर लड़के को फंसाने के लिए तुमने पैसों के लिए उससे शादी रचाने का ढोंग कर डाला। तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? और सच बताना, क्या तुम्हारी इन सारी हरकतों के बाद तुम किसी भी तरीके से इस खानदान की बहू बनने लायक हो? मुझे तो नहीं लगता। आंटी जी आप ही बताइए, जब सानिया की पूरी फैमिली को उसके अतीत के बारे में पता था तो उन लोगों का तो फर्ज बनता था ना कि वह आप लोगों को सारी सच्चाई पहले से बताए। सानिया, अगर तुम्हारा ये अतीत था जिसे तुम छोड़ चुकी हो तो तुम कम से कम अथर्व को तो ये बात बता सकती थी। आफ्टर ऑल वो तुम ही तो कहती हो कि तुम अथर्व से बहुत बहुत प्यार करती हो और अथर्व तुमसे। तो जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें अथर्व से ये सारी बातें तो बहुत पहले ही आपस में कर लेनी चाहिए थी। तो वही सानिया गुनगुन की इस बात को सुनकर गुस्से में उबल रही थी। वो समझ चुकी थी कि गुनगुन आग लगाने का काम कर रही है, लेकिन अभी उसका एक भी गलत कदम उसके पूरे प्लान को खराब कर सकता था। लेकिन वो गुनगुन जवाब देने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी।
इसलिए वह गुस्से से गुनगुन को घूरते हुए बोली। सानिया गुनगुन की तरफ देखकर बोली, गुनगुन, ये हमारा आपसी मामला है, तो बेहतर होगा कि बाहर वाले हमारे इन मामलों से दूर ही रहें। जैसे ही सानिया ने गुनगुन से यह कहा कि तभी अथर्व गुस्से से सानिया की तरफ देखते हुए बोला। अथर्व बोला, सानिया, इनफ, बहुत हुआ तुम्हारा ये तमाशा, और गुनगुन से बात करने की ये कौन सी तमीज़ है तुम्हारी? माफ़ी मांगो गुनगुन से, अभी के अभी। तभी सानिया गुस्से से अथर्व को देखते हुए बोली। सानिया बोली, अथर्व, तुम मुझसे माफ़ी मांगने को कह रहे हो, वो भी इस लड़की से? बिल्कुल नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। आखिर है कौन ये लड़की जिसकी तुम इतनी ज़्यादा तरफदारी कर रहे हो? और क्या गलत बोला मैंने? ये हमारा आपसी मामला है, तो बीच में बोलने वाली ये होती कौन है? तभी रागिनी जी सानिया की तरफ देखते हुए बोली। रागिनी जी बोली, ये हमारी फैमिली फ्रेंड की बेटी है, हमारी भी बेटी जैसी है, इसलिए सानिया, दोबारा अगर तुमने गुनगुन से या किसी से भी इस लहजे में बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सानिया अथर्व की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो अथर्व, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ झूठ है। सानिया ने गुनगुन को बुरा भला कह दिया था, लेकिन उल्टा उसे ही सुनना पड़ा। सानिया अथर्व को अभी भी इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। तभी अथर्व बिना किसी बात को घुमा फिरा कर सीधे सानिया से बोला। अथर्व बोला, सच क्या है सानिया, बताओ मुझे अभी, आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी झूठ की हद कितनी होती है। तभी सानिया अथर्व की तरफ देखते हुए बोली, अथर्व, ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, तुम मेरा भरोसा न करके इन बकवास पिक्चर्स और वीडियोस पर भरोसा कर रहे हो। तभी अथर्व बोला, अगर ये वीडियो नकली होती ना नताशा, तो तुम इतना घबराती नहीं। मैंने ये वीडियो पता लगाने के लिए किसी एक्सपर्ट को बुला लिया है। तुम्हारा यह भ्रम भी हम अभी तोड़ देते हैं। यह वीडियो असली है या नकली, यहाँ सभी को पता चल जाएगा। जैसे ही सानिया ने यह सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अथर्व ये कदम उठाएगा। वो थोड़ा घबराने लगी, लेकिन उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। तभी अथर्व सानिया की तरफ देखते हुए बोला। अथर्व बोला, और एक और बात, तुम्हारी फैमिली और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं वो सब सुन लीजिए। अब ये शादी नहीं हो सकती तब तक जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता, और अगर मुझे सच्चाई यह पता चली कि ये सब फोटोज़ वीडियोज़ असली हैं तो ये शादी उसी समय टूट जाएगी। इतना कहकर अथर्व वहाँ राजाओं की तरह एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में अथर्व का मैनेजर अपने साथ एक एक्सपर्ट को लेकर आया, जो कि असली वीडियोज़ और पिक्चर्स को पता लगाने में एक्सपर्ट था। थोड़ी ही देर में उसने पिक्चर्स को देखते हुए और एनालिसिस करते ही बता दिया कि पिक्चर्स असली हैं या नकली। एनालिसिस एक्सपर्ट अथर्व की तरफ देखते हुए बोला। एनालिसिस एक्सपर्ट बोला, सर, मैंने पिक्चर्स को बहुत डीपली स्टडी किया है। ये पिक्चर्स पूरी तरीके से असली हैं। इनमें कहीं से कहीं तक भी कोई एडिटिंग नहीं की गई है, ना ही इसमें किसी के चेहरे को चिपका कर लगाया गया है। जैसे ही अथर्व ने यह सुना तो उसने सानिया की तरफ देखा। सानिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही अथर्व गुस्से से सानिया से बोला। अथर्व बोला, बस बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा, अब एक और शब्द नहीं सुनना मुझे। इतना कहकर पहले तो अथर्व ने एनालिसिस एक्सपर्ट को वहां से जाने के लिए कह दिया। वह अपना काम करके वहां से जा चुका था। उसके बाद अथर्व ने सानिया की तरफ देखा। तभी सानिया की फैमिली बाकी मेहमानों को वहां से जाने का अनुरोध करने लगी और बोली कि यह उनका आपसी पारिवारिक मामला है, इसे उन्हें आपस में ही सुलझाने दीजिए। लेकिन अथर्व सभी मेहमानों को रोकते हुए फिर बोला। अथर्व सबसे बोला, किसी को भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज सबको सच्चाई पता चलेगी। अब तुम्हारा क्या कहना है सानिया, बताओ मुझे, क्या ये पिक्चर्स और वीडियोस अभी भी नकली बताओगी तुम? सानिया रोने धोने की एक्टिंग करने लगी। उसके रोने धोने से रागिनी जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। रागिनी जी सानिया की तरफ देखते हुए बोली। रागिनी जी बोली, बस करो अपना ये रोने धोने का ड्रामा सानिया। तो वहीं सानिया की माँ देवकी जी थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए रागिनी जी की तरफ देखकर रागिनी जी से बोली। देवकी जी बोली, देखिए बहन जी, ये तो आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, अथर्व की शादी आज होना बहुत ज़रूरी है। आखिर अथर्व की कुंडली में शादी का योग सिर्फ आज के दिन का है, उसके बाद वह योग सीधे 2 साल बाद आएगा और आप 2 साल का इंतज़ार नहीं कर सकते।
मैं मानती हूँ मेरी बेटी की गलती है, पर आप उसका ये अतीत समझकर भूलने का प्रयास कीजिए। और अतीत किसका नहीं होता बहन जी, आखिर आपके खानदान का भी तो कुछ अतीत होगा ही ना। जैसे ही सानिया की माँ ने यह कहा तो कलावती जी, जो कि अथर्व की दादी थी, वह सानिया जी की माँ की तरफ देखकर बोली। कलावती जी बोली, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर हम भी तो जाने कि हमारे खानदान का ऐसा कौन सा अतीत तुम्हें पता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम उनके चचेरे भाइयों के अतीत के बारे में बताओगी तो हम तुम्हें पहले ही आगाह कर देते हैं, हमारा उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। बंटवारे के बाद ना वो खानदान हमसे जुड़ा है, ना ही हम उनसे। बेशक हमारा रिश्ता खून का है, लेकिन उसकी भी अपनी मर्यादाएं होती हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। नहीं तो आप भी जानती हैं कि हम बस कलावती देवी नहीं हैं, हम कलावती सुशील सिंह राठौर हैं, राजस्थान के सियासत की महारानी सा। तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा तमीज़ से पेश आएं। तभी दादाजी, जो इतनी देर से चुप थे, वह बोल उठे। सुशील सिंह राठौर जी बोले, कलावती तुम शांत हो जाओ। देखिए बेटा, हम आप सबसे बड़े हैं और हम जो फैसला लेते हैं वो हमारी फैमिली को मान्य होता है। तो अब हम एक फ़ैसला लेते हैं, यह शादी नहीं हो सकती। हम ऐसी लड़की को अपने खानदान की बहू नहीं बना सकते जिसका चरित्र इतना दागदार हो। अगर आप हमें ये सच पहले बता देती तो शायद हम इस रिश्ते को पहले ही मना कर देते, या फिर इस रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर होते। लेकिन आपने हमसे यह सच छुपाया, इसलिए यह शादी तो अब बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। सानिया की माँ देवकी जी कोई भी मौके को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह सुशील सिंह राठौर जी से बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। देवकी जी अपनी बातों को सुशील जी को बताते हुए फिर से बोली। देवकी जी सुशील जी से बोली, लेकिन राणा साहब, आप तो जानते हैं ना ये शादी आज होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर अगर हमारी बेटी की शादी आपके पोते से नहीं हुई तो फिर कौन करेगा अथर्व से शादी? किससे होगी अथर्व की शादी, ये तो सोचिए। तभी सुशील जी बोले, उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं तो इस रिश्ते के खिलाफ ही हूँ और पहले भी था, लेकिन बस छोटी बहू के मान सम्मान के लिए मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। पर अब जब हमें सच्चाई पता चल गई है तो मुझे नहीं लगता कि यह शादी होनी चाहिए। और रही बात अथर्व की शादी की, तो अथर्व की शादी आज ही होगी, और किससे होगी ये भी आपको जल्द ही पता लग जाएगा। रागिनी बेटा, जाइए हमारी पोते की और इस राजस्थान के होने वाली हुकुम सा की हुक्मरानी सा को इस मंडप में लेकर आइए। पूरा राजस्थान उनसे मिलने के लिए बेचैन है। इतना कहकर सुशील जी चुप हो गए, तो वहीं रागिनी जी हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चली गई। दादाजी की ये बात सुनकर गुनगुन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हुआ। वो तो यहाँ इस नदी के रुख को अपनी तरफ मोड़ने वाली थी, लेकिन यहाँ तो समुद्र का सैलाब आ गया जिसने पूरी कहानी की काया पलट के रख दी। थोड़ी ही देर में वहाँ दुल्हन की एंट्री हुई। दुल्हन को देखकर तो अच्छों के होश उड़ गए। कईयों को तो ऐसा गहरा धक्का लगा कि वह खुद को संभाल नहीं पाए। सभी लोग दुल्हन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गुनगुन यही सोच रही थी कि अचानक से पूरा खेल कैसे पलट गया। उसने अपने आसपास देखा तो सभी लोग वहीं मौजूद थे, लेकिन रुद्रांशी वहां मौजूद नहीं थी और ना ही दीप्ति जी वहां मौजूद थी। गुनगुन अपनी माँ और बहन को ढूंढने के लिए इधर उधर गर्दन फिराने लगी, तो उसे यूं किसी को ढूंढता देख सौम्या जी बोली, क्या हुआ गुनगुन, किसे ढूंढ रही हो? गुनगुन बोली, आंटी जी, माँ और रुद्रांशी नजर नहीं आ रहे हैं, अभी तक तो यहीं थे। सौम्या जी ने अचानक अपने सर पर हाथ रखा और थोड़े किनारे जाते हुए बोली। सौम्या जी बोली, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। बेटा मुझे माफ़ कर दो, सबने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें याद से ये सब बता दूं, पर मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। गुनगुन बोली, कौन सी बात आंटी जी? सौम्या जी बोली, बेटा वो जो दुल्हन है ना, वो कोई और नहीं बल्कि। सौम्या जी ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। सौम्या जी और गुनगुन का ध्यान उधर गया तो उन्होंने उस ओर ध्यान केंद्रित किया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि वहाँ नताशा की माँ हंगामा कर रही थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर तभी आशुतोष जी सानिया की तरफ देखते हुए बोले। आशुतोष जी बोले, बहुत हुआ ये तमाशा, शुभ दिन है आज, और हम नहीं चाहते कि ये सब रोना धोना मचाकर आप यहाँ मनहूसियत फैलाएं।
हमें तो आपको यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकालने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले आपको एक बेहतरीन तोहफा देना चाहते हैं, इसलिए आपको यहाँ रोक कर रखा हुआ है। नहीं तो जिस तरीके की हरकत आपके खानदान ने की है, आपको यहाँ से धक्के मार कर निकलवाने में मुझे ज़रा सी भी देरी नहीं होती। सानिया जी थोड़ा चुप हो गई। आखिरकार आशुतोष जी कभी इतनी ऊंची आवाज़ में गुस्से से बात नहीं करते थे। आशुतोष जी काफ़ी शांत स्वभाव के थे, लेकिन अथर्व बिल्कुल उनका उल्टा गुस्से से भरा हुआ इंसान था। आशुतोष जी जितने सौम्य और सरल स्वभाव के थे, अथर्व उनसे ज़्यादा गुस्सैल और जोश में भरा रहने वाला लड़का था। अथर्व को गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। तभी गुनगुन सौम्या जी से बोली, आंटी आप मुझे कुछ बताने वाली थी। कौन है दुल्हन, बताइए ना। गुनगुन को दुल्हन का नाम जानने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा हो रखी थी। आखिर वो देखना चाहती थी कि उसकी जगह लेने वाला कौन है, ताकि वह शादी होने से पहले ही कुछ तमाशा कर सके। तभी सौम्या जी गुनगुन को वहाँ से ले जाते हुए बोली। सौम्या जी बोली, बेटा यहाँ रहे तो यही तमाशा होता रहेगा। एक काम करती हूँ, तू मेरे साथ कमरे में चल, वहीं तुम्हें मैं सब कुछ बताऊंगी। बताना क्या, तुम्हें दिखा दूंगी। इतना कहकर सौम्या जी बिना गुनगुन की पूरी बात सुने गुनगुन का हाथ पकड़कर गुनगुन को कमरे की तरफ ले चली। गुनगुन कमरे में पहुंची तो उसने देखा रागिनी जी और दीप्ति जी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। लाल सुर्ख रंग के जोड़े में एक राजकुमारी दुल्हन सी सजी स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। हीरे जवाहरात से भरे जड़े कपड़े और भारी भारी जेवर उसकी सुंदरता को और निखार रहे थे। जैसे ही गुनगुन ने नजरें उठाकर दुल्हन को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। गुनगुन के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितने बड़े शौक में गई है। गुनगुन ने मुंह खोलकर आंखें बड़ी करके दुल्हन को देखा तो उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकली। गुनगुन बोली, रुद्रांशी दुल्हन है? तभी सौम्या जी बोली, हाँ बेटा, दुल्हन रुद्रांशी है। रुद्रांशी हमें बहुत पसंद आई अपने अथर्व के लिए। दरअसल यही बात मैं तुम्हें बताने वाली थी। सबको लगा कि मैंने तुम्हें ये बात बता दी। तभी रागिनी जी बोली, क्या मतलब सौम्या, तुमने गुनगुन को ये बात नहीं बताई थी? सौम्या जी बोली, माफ़ करना दीदी, शादी विवाह के काम में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। वो तो अचानक अभी गुनगुन ने आप लोगों को मंडप में ढूंढना शुरू किया, तब मुझे ध्यान आया कि मैंने गुनगुन को तो ये बात बताई ही नहीं। मुझे माफ़ कर दो दीदी। तभी दीप्ति जी बोली, कोई बात नहीं बहन जी, होता है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं गुनगुन को बता दूंगी, पर आपने मना कर दिया कि आप बता देंगी। तभी रागिनी जी बोली, कोई बात नहीं दीप्ति, अब तो गुनगुन को पता चल गया है। आओ गुनगुन, देखकर बताओ रुद्रांशी कैसी लग रही है, कुछ कमी तो नहीं है ना? भाई आज के ज़माने में दुल्हन अपनी शादी वाले दिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है, और मैं चाहती हूँ कि रुद्रांशी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। देखो, अगर कुछ कमी लग रही है तो झट से हम सब लोगों को बता दो। गुनगुन को तो कुछ कहना ही नहीं आ रहा था। तो वहीं रुद्रांशी के चेहरे पर मुस्कान और शर्म से लाल गाल गुनगुन के सीने पर खंजर का काम कर रहे थे। गुनगुन ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए झूठी मुस्कान के साथ बोली। गुनगुन बोली, बहुत सुंदर लग रही है आंटी, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। तो दीप्ति जी गुनगुन की तरफ देखकर बोली, गुनगुन ये लो, अपनी बहन को टीका लगाओ और ये चुनरी भी उड़ाओ, बहन का नेक होता है ये। इतना कहकर दीप्ति जी ने गुनगुन के हाथों में चुनरी ली और काजल का टीका दे दिया, और गुनगुन ना चाहते हुए भी दीप्ति जी की कही बातों को करते जा रही थी। उसने चुनरी पर हाथ फिराया और फिर उस चुनरी को रुद्रांशी के सर पर उड़ाते हुए अच्छे से पिनअप करने लगी। फिर उसने काजल का टीका लगाकर काजल का डिब्बा टेबल पर रख दिया। तभी दीप्ति जी रागिनी जी की तरफ देखकर बोली, बहन जी रुद्रांशी तैयार हो गई है, चलिए इसे मंडप में लेकर जाते हैं, मुहूर्त का समय हो रहा है। रागिनी जी ने हाँ में सर हिलाते हुए मुस्कुराकर दुल्हन की तरफ देखते हुए कहा। रागिनी जी बोली, चलिए बहन जी, गुनगुन तुम भी हमारे साथ चलो, आखिर तुम्हारी बहन है रुद्रांशी। गुनगुन ने भी झूठी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाया। वहीं दीप्ति जी रागिनी जी दोनों ही रुद्रांशी को लेकर मंडप की ओर जाने लगे तो पीछे से सौम्या जी चल रही थी। उन्होंने देखा कि गुनगुन एक जगह पर रुकी हुई है। सौम्या जी गुनगुन से बोली, अरे गुनगुन क्या सोच रही हो, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चलो। गुनगुन ने हाँ में जवाब दिया। सौम्या जी इतना बोलकर वहाँ से जा चुकी थी। गुनगुन कमरे में अकेले थी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव और आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। गुनगुन गुस्से से चीखते हुए और अपनी मुट्ठियों को कसते हुए खुद से बोली। गुनगुन बोली, ये नहीं हो सकता, मेरा बना बनाया खेल नहीं बिगड़ सकता। अथर्व सिर्फ मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन रुद्रांशी
वो मेरे प्यार के बीच में आई है, मैं उससे अपने प्यार के बीच में कभी नहीं आने दूंगी। नहीं, अथर्व सिर्फ मेरा है और ये शादी नहीं होने दूंगी मैं। बस बहुत हुआ तमाशा, ये मम्मी पापा की ज़रूर कोई चाल है। बुआ सच कहती थी, जब भी हम दोनों बहनों में से किसी का अच्छा देखना होगा तो मम्मी पापा हमेशा रुद्रांशी का अच्छा देखेंगे। आज उन्होंने साबित कर दिया कि मैं उनकी खुद की बेटी नहीं हूँ, तो जब उन्होंने सौतेलापन मेरे साथ दिखा ही दिया है तो क्यों ना मैं भी अब इनको अपना सौतेलापन दिखाऊं। मैं इस शादी किसी कीमत में नहीं होने दूंगी। बहुत हुआ तमाशा, अब सैलाब आएगा, खून का सैलाब। अथर्व को अपना बनाने के लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हूँ, फिर चाहे मुझे खुद की सगी बहन की जान क्यों न लेनी पड़े। मैं रुद्रांशी और अथर्व को कभी एक नहीं होने दूंगी। गुनगुन, जो कि बिल्कुल खुश नहीं थी इस शादी से, उसने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर अथर्व और रुद्रांशी को खुश नहीं रहने देगी। गुनगुन अब बहुत बड़ा प्लान करने वाली थी। गुनगुन इतना कहकर वहां से गुस्से में तोड़फोड़ करते हुए चली गई। गुनगुन वहां पहुंची तो मंडप में काफी तमाशा हो चुका था। सभी लोग दुल्हन के रूप में रुद्रांशी को देखकर चौंक चुके थे। सानिया तो बेहोश होने के कगार पर आ गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो जिस लड़की को मन ही मन में ताने मार रही थी, आज वो लड़की उसकी जगह खड़ी है। सानिया, जो कि अथर्व की बीवी बनने के सपने देख रही थी, आज वो सपना किसी और का होने जा रहा है। सानिया ने गुस्से से रुद्रांशी का गला पकड़ना चाहा कि तभी अथर्व के बॉडीगार्ड ने सानिया को रोक दिया। सानिया गुस्से में चीखती चिल्लाती जा रही थी। सानिया बोली, ये नहीं हो सकता अथर्व, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम इस रुद्रांशी से शादी कभी नहीं कर सकते हो। अरे इससे तो सूरज को शादी करनी है, सूरज शादी करना चाहता है इससे। रुद्रांशी की शादी होगी तो सिर्फ सूरज से होगी, तभी तो हमारा प्लान काम करेगा। सानिया ने गुस्से में ही अपनी आधी पोल पट्टी खोल दी थी। अब तो हर किसी को यकीन हो गया था कि ये सब कुछ सानिया ने किसके कहने पर किया है। तभी कलावती जी गुस्से से सानिया के पास आई और उन्होंने सानिया को अपनी तरफ खींचा और एक जोरदार तमाचा सानिया के गाल पर लगा दिया। थप्पड़ खाकर सानिया जमीन पर गिर गई। तभी देवकी जी ने सानिया को जमीन से उठाया और फिर कलावती जी की तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी कलावती जी ने एक और थप्पड़ देवकी जी के गाल पर भी लगा दिया और गुस्से से सानिया और देवकी जी की तरफ देखते हुए बोली। कलावती जी बोली, एक और शब्द नहीं, अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हें जहन्नुम भी नसीब नहीं होने दूंगी। शक तो हमें बहुत पहले ही हो गया था कि तुम ये सब कुछ किसके कहने पर कर रहे हो, पर यकीन अब हुआ है जब तुम्हारी बेटी ने खुद अपने मुंह से ये बात कबूल करी है। हमें नहीं लगा था कि राजगद्दी के लालच में ये लोग इतना नीचे गिर जाएंगे। अथर्व, बुलाए पुलिस को और फ्रॉड के केस में मुकदमा करिए इन लोगों को। इतना कहकर कलावती जी गुस्से से सानिया उसकी फैमिली को देखने लगी। सानिया तो कुछ कहने लायक ही नहीं थी। आखिर भरी सभा में एक जोरदार थप्पड़ जो कलावती जी से उसे पड़ चुका था। साथ ही में सौम्या की भाभी, जो कि चुपचाप तमाशा देख रही थी, उनकी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वो बीच में आकर कुछ बोल उठे। उन्हें बस अब एक डर था, अगर वो बीच में बोलेंगी तो शायद अगला नंबर उनका ना लग जाए। इस शादी के टूटने की खबर भी जल्द ही श्यामल सिंह राठौर के पास पहुंच गई। अपने प्लान को यूं टूटता देख श्यामल सिंह राठौर गुस्से से पागल हो चुका था। साथ ही में धीरेन्द्र सिंह राठौर अपने बाल नोच रहा था। सूरज, जिसे अभी तक इन सब के बारे में खबर तक नहीं थी, वो अपनी माशुका के साथ एक पार्टी अटेंड करने में बिजी था। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया, लेकिन उसने मैसेज को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब उसके फ़ोन पर उसके पिता का बार बार कॉल आ रहा था तो वो गुस्से से झल्लाते हुए अपने पिता के फ़ोन कॉल को रिसीव करते हुए क्लब हाउस से बाहर आया। तो उसे आज हुए इस सारे तमाशे के बारे में पता चला, जिसे सुनकर उसके तो होश उड़ गए। अब बस वो ये जानना चाहता था कि आखिर राठौर खानदान की बहू बन कौन रही है। लेकिन अभी तक उसे और साथ ही में श्यामल सिंह राठौर में से किसी को भी ये नहीं पता था कि राठौर खानदान की बहू कौन बनी है। वहीं दूसरी ओर राठौर फैमिली में जहाँ शादी हो रही थी, वहाँ बहुत तमाशा हो चुका था और अब तमाशे की गुंजाइश नहीं बची थी। अथर्व अब बस रुद्रांशी से शादी करना चाहता था। अथर्व ने रुद्रांशी का हाथ पकड़ा और रुद्रांशी को अथर्व स्टेज की तरफ लेकर आया और सबकी तरफ देखते हुए कुछ बोलने लगा। अथर्व बोला, मुझे ये सच बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन इसके पीछे कौन है इसके बारे में नहीं पता था। नताशा, आज तुमने ये सारा सच खुद कबूल कर लिया है। मुझे नहीं पता कि ये फ़ोटो और वीडियो यहाँ कैसे आए, लेकिन जैसे भी आए उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया।
वैसे तो तुमने इतने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, शायद उनमें से किसी ने तुमसे बदला लेने के लिए ही यह अच्छी ट्रिक आजमाई है। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। अब इससे पहले कि पुलिस तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाले, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से अपनी इज्जत के साथ चली जाओ। आज मेरी शादी है और मैं कोई तमाशा नहीं चाहता, लेकिन हाँ, जाते जाते तुम और जो भी मेरे खिलाफ कुछ भी प्लान कर रहा है वो कान खोल कर सुन ले। मैं अथर्व सिंह राठौर हूँ, इस राजस्थान का होने वाला हुक्म सा, और रुद्रांशी मेरी होने वाली बीवी है, जो थोड़ी ही देर में मेरी बीवी बन जाएगी। तो अगर मेरे परिवार पर किसी ने भी गंदी नज़र डालने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा, और मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाए। इतना कहकर अथर्व चुप हो गया। तो वहीं कोई भी इस शादी में जो तमाशा करने का सोच रहा था वह डर के मारे शांत हो गया। गुनगुन ने जब अथर्व की ये पॉजिटिवनेस देखी और रुद्रांशी के लिए उसकी इतनी केयर और प्यार को देखा तो वो जलन के मारे और ज़्यादा जल चुकी थी। सानिया और उसकी फैमिली वहाँ से जा चुके थे, लेकिन गुनगुन, जो कि अपने सामने इस तमाशे को देखकर मन ही मन में गुस्से से बौखलाए जा रही थी, उसने तय कर लिया था कि अब उसे क्या करना है। शादी का मुहूर्त बीता जा रहा था। शादी दोबारा से पवित्रीकरण के साथ शुरू हुई। रुद्रांशी और अथर्व ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई और फिर अग्नि के सामने वर और वधू ने शादी की विधियों को पूरी तरीके से करने लगे। इतना सब तमाशा होने के बाद अथर्व ने आखिरकार यह सच सबके सामने ला ही दिया कि इन सब के पीछे कौन है। सच सुनकर तो हर कोई हैरान था। अब हर कोई श्यामल सिंह राठौर, जो कि सुशील जी के सौतेले भाई थे, उनकी फैमिली को बुरा भला कह रहा था और सानिया और उसका परिवार अपने घर पहुंच चुका था। तो उन्होंने वहां देखा थोड़ी ही देर में श्यामल सिंह राठौर अपने पूरे गुंडों के साथ वहां आ चुका है। श्यामल सिंह राठौर के साथ साथ उनका पोता और उसके दोनों बेटे आए हुए हैं। सानिया का परिवार डर के मारे कांप उठा था। उन्हें पता था कि इस काम में कोई भी उन्हें माफ़ी नहीं दिलवा सकता। जैसे ही श्यामल सिंह राठौर को समझाने के लिए वह करीब आए तो श्यामल सिंह राठौर ने गुस्से में सानिया के पिता को धक्का दे दिया। सानिया की माँ भी कुछ बोलती उससे पहले ही श्यामल सिंह राठौर ने गुस्से में उन्हें देखते हुए कहा। श्यामल सिंह राठौर गुस्से से बोला, तुम गधों से एक काम नहीं हुआ, बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते थे तुम लोग बस बड़ी बड़ी बातें करते रहो। एक छोटा सा काम करवाया था तुमसे, तुम वो भी नहीं कर सके। लानत है तुम सब पर, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और तुम सानिया, क्या कहती थी तुम कि तुम्हारे आगे कोई लड़की टिक ही नहीं सकती। अरे कल की आई लड़की तुम्हारे सामने से अथर्व को पकड़ कर लेकर गई। आखिर है कौन वो नई लड़की, जरा हम भी तो जाने उसके बारे में। सानिया को पता था कि श्यामल सिंह राठौर को जैसे ही रुद्रांशी का नाम पता चलेगा तो वो तो गुस्से से और ज़्यादा पागल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी को भी दुल्हन का नाम नहीं पता था। वह तो रुद्रांशी को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। वहीं सूरज भी वहीं पर खड़ा दुल्हन का पूरा नाम जानने के लिए बेकाबू और आतुर हो रखा था। उन सबको चुप होता देख सूरज सानिया के पास आया और सानिया के बालों को पकड़ते हुए गुस्से की तरफ देखकर उससे बोला। सूरज सिंह बोला, बताती क्यों नहीं है, बता कौन है वो लड़की, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे पूरे प्लान को चौपट करके रख दिया उसने। बताती है या तुझे यहीं जिंदा मार दूं। तभी सानिया दर्द से करहाती हुई बोली। सानिया बोली, बताती हूँ पर प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो, मेरे बालों को छोड़ो। सूरज बोला, इसी दर्द के लायक है तू, तुझे क्या लगा था तुझसे थोड़ी हंस के बातचीत कर ली, थोड़ा तेरे साथ मज़े मार लिए तो तू अपने आप को रानी समझने लग गई। तेरी जैसे लड़कियां मेरे घर में नौकरानी भी नहीं बनती। बता अब कौन है वो लड़की, नाम क्या है उसका। सानिया को सूरज के इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस समय सूरज के गुस्से को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी। सानिया सूरज की तरफ देख कर बोली। सानिया बोली, उस लड़की का नाम तुम बहुत अच्छे से जानते हो। रुद्रांशी प्रताप सिंह नाम है उसका, अभय प्रताप सिंह की छोटी बेटी। जैसे ही सूरज ने और बाकी सभी ने ये नाम सुना, उनके तो होश उड़ गए। श्यामल सिंह राठौर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अथर्व सिंह राठौर उनके साथ इतना बड़ा गेम प्लान कर जाएगा। सूरज सिंह राठौर बोला, क्या ये कैसे हो सकता है। नहीं,
नहीं नहीं, रुद्रांशी की शादी उस अथर्व से बिल्कुल नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती। रुद्रांशी मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं उस अथर्व सिंह राठौर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुद्रांशी सिर्फ मेरी है। इतना कहकर सूरज गुस्से से बौखला उठा। हर कोई उसे शांत कर रहा था, लेकिन तभी सानिया की माँ हाथ जोड़ते हुए श्यामल सिंह राठौर से बोली। सानिया की माँ देवकी जी बोली, माफ़ कर दीजिए ठाकुर साहब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपके प्लान के बारे में अथर्व को बहुत पहले ही पता चल चुका था और हम सब यही सोच रहे थे कि अथर्व को हमारे बारे में कुछ नहीं पता। अथर्व को तो इस बारे में 1 महीने पहले ही पता चल गया था और वो 1 महीने पहले से ही ये सब चाल चल रहा था। देखिए, मेरी बेटी सानिया की इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें गलती उस अथर्व की है। वह इतना चालाक निकलेगा, ये तो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। तो वहीं सूरज सिंह राठौर गुस्से से उबलते हुए बोला। सूरज सिंह बोला, सही कहा तुमने। उस अथर्व ने पहले मुझसे राजगद्दी छीनी, अब मुझसे मेरी दुल्हन को छीन कर ले गया। अब मैं उसकी जिंदगी उससे छीन लूँगा। बस बहुत हुआ, असली तमाशा तो अब शुरू होगा। इतना कहकर सूरज गुस्से से वहां से जाने को हुआ, तभी सानिया सूरज को पकड़ते हुए बोली। सानिया बोली, सूरज तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? देखो सूरज, मेरी बात सुनो। रुद्रांशी नहीं मिली तो क्या हुआ? अगर हम दोनों साथ में मिलकर कोई प्लान बनाए तो हम उस दोनों को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जैसे ही सानिया ने सूरज से यह कहा तो सूरज ने एक जोरदार थप्पड़ सानिया के गाल पर लगा दिया और फिर गुस्से से उबलते हुए उसे देखकर बोला। सूरज गुस्से से बोला, तू 2 कौड़ी की लड़की की हिम्मत कैसे हुई रुद्रांशी के बारे में ऐसी घटिया बात करने की? तेरी जैसी लड़की नहीं है वो कि हर जगह पैसों के लिए मुंह मारती फिरे। अपने से कंपेयर मत करना उसे। और तुझे क्या लगा था उसे छोड़कर मैं तुझसे शादी करूंगा? कभी नहीं। तेरी जैसी लड़की केवल मज़े लेने के लिए होती है। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। आज के बाद अगर तूने मुझे अपनी ये घटिया शक्ल भी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर सूरज वहां से चला गया। तो वहीं सानिया सूरज की इन बातों को सुनकर शौक में खड़ी की खड़ी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सूरज उसे यूं बीच मझधार में छोड़कर चला जाएगा। अब वह इन सब का जिम्मेदार रुद्रांशी को समझने लग गई थी। सूरज के वहां से जाते ही सोनिया गुस्से से पागल हो गई। अपना सारा गुस्सा बेजुबान वस्तुओं पर उतार रही थी और जोर जोर से चीखते हुए बोल रही थी। सानिया बोली, मैं उस रुद्रांशी को जान से मार दूंगी। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं उसे कभी खुश नहीं रहने दूंगी, कभी भी नहीं। तो वहीं सानिया की माँ देवकी जी सानिया को संभाल रही थी, लेकिन देवकी जी के अंदर भी गुस्सा भरा हुआ था जो सानिया के अंदर था। आज कितनी बेइज्जती सहकर सानिया का पूरा परिवार सदमे में था और गुस्से में जा चुका था। वहीं दूसरी ओर राठौर मैंशन में शादी की सभी रस्में हो चुकी थी। कन्यादान की रस्म होने के बाद अथर्व और रुद्रांशी ने फेरे लिए और एक दूसरे को 7 जन्मों का वचन दिया। साथ में पंडित जी ने जब दुल्हन की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाने को कहा तो अथर्व ने झट से रुद्रांशी की मांग में अपने नाम का सिंदूर सजा दिया और उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया। हर कोई शादी से खुश था। दुखी थी तो सिर्फ गुनगुन। वहीं उसे थोड़ा चुप देख रुद्रांश गुनगुन की तरफ आकर देखकर बोला। रुद्रांश बोला, क्या हुआ दी, आप बिल्कुल चुपचाप लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? गुनगुन बोली, हाँ सब ठीक है। सोच रही हूँ कि रुद्रांशी कब इतनी बड़ी हो गई, देखो आज उसकी शादी भी हो रही है। रुद्रांश बोला, हाँ दी मैं भी यही सोच रहा हूँ। शादी की रस्में हो चुकी थी। पंडित जी ने थोड़ी ही देर में विवाह संपन्न हुआ यह घोषणा की। अब सब इंतजार कर रहे थे विदाई का। अभय प्रताप सिंह और दीप्ति जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी लाडली बेटी को विदा करने का समय जो आ चुका था। तो वहीं रागिनी जी दीप्ति जी को गले लगाते हुए बोली। रागिनी जी बोली, दीप्ति ये मत सोचना कि बहू लेकर जा रहे हैं। रुद्रांशी हमारी बेटी है और हमेशा रहेगी। अब तब चिंता मत करो, हमारे घर में रुद्रांशी खुश रहेगी। दीप्ति जी बोली, इस बात की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है कि रुद्रांशी आप लोगों के घर में खुश रहेगी या नहीं। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप लोग उसकी खुशी का ध्यान ज़रूर रखेंगे। लेकिन क्या करूं, अपनी गुड़िया को विदा करते वक्त आंखों में आंसू तो हर माँ के आ जाते हैं। रागिनी जी बोली, ये तो दुनिया का दस्तूर है। बेटी को एक न एक दिन पराए घर जाना ही पड़ता है।
वहीं दीप्ति जी ने यह बात सुनकर रुद्रांशी की ओर देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने रुद्रांशी को गले लगाया और उसे शांत करते हुए समझाने लगी। दीप्ति जी बोली, शांत हो जा लाडो, आज से तू नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। इतना याद रखना, पहले तो सिर्फ एक घर की इज्जत तेरे से जुड़ी थी, अब तेरे साथ 2 घर की इज्जत जुड़ी है। इतना कहकर दीप्ति जी ने अथर्व की तरफ देखा, जिसने दीप्ति के आगे हाथ जोड़ रखे थे। दीप्ति जी अथर्व से बोली, जवाई सा, एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके पति का साथ, उसका प्यार, उसकी अपनी पत्नी पर भरोसा और सबसे बड़ा उसके द्वारा दिया गया उसकी पत्नी को सम्मान। आशा करती हूँ कि रुद्रांशी को आपके द्वारा ये सब कुछ मिलेगा। अथर्व दीप्ति जी से बोला, मासा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, रुद्रांशी मेरी जान है, रुद्रांशी को मैं हमेशा खुश रखूंगा। इतना कहकर अथर्व चुप हो गया। तो वहीं दीप्ति जी अथर्व की ये बात सुनकर काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में विदाई की रस्म शुरू हुई। हर कोई आंखों में आंसू लिए रुद्रांशी को विदा कर रहा था। विदाई होने के बाद अभय प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ प्रताप मैंशन के लिए निकल गए, तो वहीं राठौर फैमिली नई दुल्हन को लेकर राठौर मैंशन के लिए निकल गई। राठौर मैंशन पहुंचकर सबसे पहले रुद्रांशी का स्वागत किया गया। पूजा की थाली से रुद्रांशी और अथर्व की आरती उतारी गई। फिर रुद्रांशी को चावल से भरे कलश को गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश करने के लिए कहा। रुद्रांशी ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रुद्रांशी घर के अंदर पहुंची तो उसे बहुत बड़ी सी आलते की थाल में पैर रखकर पाँव के छाप छोड़कर घर के अंदर आने को कहा। रुद्रांशी ने ठीक वैसा ही किया। रुद्रांशी जब घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा रास्ते पर थालियां रखी हुई हैं, जो कि एक सीध में रखी हुई थी। दीप्ति जी ने रुद्रांशी को ये रस्म के बारे में बताया हुआ था, तो रुद्रांशी इस रस्म में क्या करना है ये समझ गई। लेकिन जब तक उसे रागिनी जी ने कुछ बताया नहीं, तब तक वो शांत थी। रागिनी जी रुद्रांशी की तरफ देखते हुए बोली। रागिनी जी बोली, बेटा, ये थालियां अथर्व अपनी तलवार से दाएं और बाएं सरकाएगा। उसके बाद तुम्हें बिना किसी आवाज़ के इन थालियों को एक एक करके उठाना है और संभालते जाना है। अगर तुम बिना आवाज़ के इन थालियों को संभाल कर अंत तक लेकर जाती हो तो इसका मतलब कि घर गृहस्थी में तुम दोनों हमेशा तालमेल बिठाकर चलोगे, और अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आती है तो समझ जाना थोड़ी बहुत खटपट तो बनती रहेगी तुम दोनों के बीच। इतना सुनकर वहाँ खड़ी सौम्या जी हंस पड़ी, तो वहीं बाकी सब लोग भी हंस गए। अथर्व ने ठीक वैसा ही कहा जैसे उसकी माँ ने उससे करने को कहा था। अथर्व थाली को तलवार से सरकाता, तो वहीं रुद्रांशी थालियों को एक एक करके उठाती। लास्ट थाली जो कि अथर्व के नाम थी, उसे उठाकर शांति से जब रुद्रांशी ने इस रस्म को पूरा किया तो सब हैरान थे। उसके बाद शुरू हुई अंगूठी ढूंढने की रस्म, जिसमें रुद्रांशी 2 बार, अथर्व 1 बार जीता। और उसके बाद सबसे आखिरी रस्म थी एक दूसरे के बंधन को खोलने की, जो कि हाथों में बंधा हुआ था। इस रस्म में जो गांठ को बिना तोड़े बिना काटे खोलेगा, इसका मतलब रिश्तों को बहुत अच्छे से समझाते हुए लेकर चलेगा। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की गांठ को बिना एक धागा तोड़े खोल दिया, लेकिन अथर्व ने रुद्रांशी के बंधन को बहुत जल्दी खोला। तो हर कोई यही सोच रहा था कि रुद्रांशी को अथर्व हर सिचुएशन में संभाल कर रखेगा। सारी रस्मों को करते करते सब थक चुके थे, इसलिए फिर रागिनी जी ने आकृति से रुद्रांशी को अथर्व के कमरे में ले जाने के लिए कहा और अपना बाकी के कामों में रम गई। तो वहीं सौम्या जी भी रागिनी जी के साथ मेहमानों को देख रही थी। आकृति रुद्रांश को लेकर कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि कमरा बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। आकृति ने रुद्रांशी को बिस्तर पर बिठाया और खुद दरवाज़ा बंद करके दरवाजे पर खड़ी हो गई। अब देखना ये है कि आखिर आकृति अथर्व से क्या नेक वसूलती है। थोड़ी देर में आकृति को अथर्व दरवाजे पर मिल गया। अथर्व जो कि बिना आकृति की तरफ देखे सीधे अंदर की तरफ आ रहा था कि तभी आकृति उसकी तरफ देखकर बोली। अचानक आकृति के उसके रोकने से वह थोड़ा चौंक गया और फिर वह आकृति की तरफ देखते हुए बोला। अथर्व बोला, क्या कर रही है आकृति, जाने देना। आकृति बोली, बड़ी जल्दी है भाई आपको अंदर जाने की। आकृति ने अथर्व की तरफ देखा तो उसने देखा अथर्व उसे घूर रहा है। अचानक फिर उसने अथर्व की उन घूरती हुई आंखों को देखकर आकृति ने अपने कमर पर दोनों हाथ रखे और फिर अथर्व को दोबारा घूरते हुए बोली। आकृति बोली, भाई घूरना मुझे भी आता है, फिलहाल आपको बता दूं आप अंदर नहीं जा सकते तब तक जब तक आप मेरा नेक नहीं दे देते। तो इससे अच्छा है मेरा और अपना टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से मुझे मेरा नेक दो और अपनी प्यारी दुल्हनिया के पास जाओ। पर हाँ, अगर आपको मेरे साथ में ये बार्गेनिंग करनी है तो कोई बात नहीं, मैं आज की रात फ्री हूँ,
हम दोनों बैठकर यहीं बातचीत कर सकते हैं। अथर्व ने आकृति की तरफ देखते हुए कहा। अथर्व बोला, ये तो ज्यादती हो रही है मेरे साथ। मैं अपने ही कमरे में अपनी ही दुल्हन से मिलने गया, नेक नाम का टैक्स दूं? ये तो इलीगल है। आकृति बोली, ये पूरी तरीके से लीगल प्रोसेस है भाई। अगर आप टैक्स देंगे मतलब नेक देते हैं तो आप अंदर जाएंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय। इतना कहकर आकृति घूरते हुए दरवाजे पर अड़ गई। अथर्व ने अपने सर पर हाथ रखा और फिर बोला। अथर्व बोला, तुझसे जीतना ना बहुत मुश्किल है। तभी पीछे से दो आवाज़ आई। वह आवाज़ थी रुद्र और शिवांग की। रुद्र और शिवांग दोनों ही एक साथ बोले, बड़े भैया मुश्किल नहीं है, ये आफत है आफत। तभी रुद्र बोला, बड़े भाई मैं तो कह रहा हूँ इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो और इसके हाथ पीले करो और इसे रवाना करो यहाँ से। देखो तो कैसे आप पर जुल्म कर रही है। आपके कमरे में आपकी इतनी प्रीशियस नाइट और आपकी दुल्हन से आपको मिलने से मना कर रही है। ऐसा कोई करता है भला? क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? शिवांग बोला, बिल्कुल सही कह रहा है छोटे। देखो भाई, मेरी मानो तो इसका किडनैप विडनैप करवाते हैं, एक ही बारी में मामला खत्म। आकृति जो अपने बड़े तीनों भाइयों की ये बकवास सुन रही थी, वो गुस्से से घूरते हुए तीनों की तरफ देखकर बोली। आकृति बोली, इतनी आसानी से मैं आप तीनों का पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। और जो आपने अभी बोला है ना, अब आपसे तो सुबह मामा सा और बाबा सा निपटेंगे, देखते जाओ। फिलहाल भाई लाओ मेरा नेक दो, मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर आकृति ने अपना हाथ अथर्व के सामने बढ़ा दिया। अथर्व ने शिवांग और रुद्र की तरफ देखा, जो कि दोनों ही अपने कंधे उकचाकर अथर्व को ये इशारा कर चुके थे कि अब कोई फायदा नहीं है। अथर्व ने अपनी जेब से अपना वॉलेट निकाला और अपना ब्लैक कार्ड आकृति के हाथ में थमाते हुए बोला। अथर्व बोला, ये ले ऐश कर, वैसे भी तू पराया धन है, कुछ टाइम बाद तो यहाँ से चली जाएगी, तब तक जितना उड़ा सकती है उड़ा ले हमारे पैसे, हमारी मेहनत की कमाई। तभी रुद्र आकृति को चिढ़ाते हुए बोला, हाँ भाई वैसे भी इसकी शादी तो हम ऐसे लड़के से करेंगे जिसके घर में कुछ नहीं होगा, इसे चूल्हे पे खाना बनाना पड़ेगा और बर्तन भी खुद धोने पड़ेंगे। तभी शिवांग हंसते हुए बोला, और कपड़े भी। इतना बोलकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी आकृति गुस्से से उन तीनों की तरफ देखते हुए बोली। आकृति बोली, आप दोनों बहुत बुरे हो भाई साहब, और बड़े भाई साहब आपकी शिकायत तो मैं मासा से अलग से करूँगी, और आप दोनों रुको, अभी जाकर छोटी माँ को सब बताती हूँ। इतना कहकर आकृति वहाँ से अथर्व के हाथ से उसका ब्लैक कार्ड लेकर सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। तो वहीं शिवांग और रुद्र भी अथर्व को कमरे में भेजकर वहाँ से मुस्कुराते हुए जा चुके थे। तभी शिवांग रुद्र को चलते चलते बोला। शिवांग बोला, क्या ज़रूरत है उसे इतना चिढ़ाने की, जा अब मना उसे, वैसे भी गुस्सा रहती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो तो तेरी वजह से थोड़ा बहुत चिढ़ाना पड़ता है। रुद्र बोला, अरे वाह, सारा इल्ज़ाम छोटे भाई पर, बड़ी नाइंसाफ़ी है। सही है, छोटा हूँ ना तो कोई भी आकर मंदिर के घंटे की तरह बजाकर चल देता है। कोई बात नहीं भाई साहब, मेरा भी टाइम आएगा, आने दो मेरी भाभी को, ऐसी भाभी ढूंढ कर लाऊंगा जो आपसे ज़्यादा मुझे प्यार करेगी, अपने छोटे प्यारे लाडले देवर को। और फिर मैं आपको ऐसी डांट लगवाऊंगा, ऐसी डांट लगवाऊंगा कि आप देखते रह जाओगे। इतना कहकर रुद्र वहाँ से दांत फाड़ते हुए हंसते हुए चला गया। उसे यूँ जाता देख शिवांग खुद से बोला। शिवांग बोला, हे प्रभु, थोड़ी सद्बुद्धि दो इसे, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, आज के लिए इतना एंटरटेनमेंट काफ़ी था। इतना कहकर शिवांग अपने कमरे में चला गया। तभी उसने देखा कि उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा है। शिवांग ने फ़ोन कॉल अटेंड किया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर कौन था फ़ोन कॉल के उस तरफ, जिससे बात करते ही शिवांग के चेहरे पर आ गई मुस्कान? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि अथर्व और रुद्रांशी का यह रिश्ता क्या मोड़ लेता है, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।